गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जो हमारा पूर्ण विश्राम चालू था उसके दो बचे हुए दो पैसे। तो अब तक हमने क्या देखा था कि ये जो है लेखक और उसकी बीवी पूर्ण विश्राम करने के लिए जुहू के फ्लैट पे गए हैं। और जुहू के फ्लैट पे जाने के बाद वो क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। और हमें भी हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही होगी ना कि अगर 2 दिन के लिए हमें कहीं और जाना होता है तो इतनी सारी तैयारी कि उनका मेंटेनेंस रखने में ही हमारा खुद की जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, वो हम भूल जाते हैं। तो यही लेखक बताना चाहता है कि कहीं भी जाओ लेकिन आप कम सामान लेके जाओ, एकदम फ्री होके जाओ। वहाँ पे अगर जाके हम काम करते हैं तो वो पूर्ण विश्राम किस तरह से होगा। तो इसी तरह से लेखक जो है हमें इससे हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो हम अभी इस लेसन का जो है रहा हुआ परिचित क्रमांक 4 वो हम देखने वाले हैं। तो वो हम आज अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर हम देखेंगे 20 के। आप भी अपनी नोटबुक खोलिए और मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पे ध्यान दो। और हर एक ने एक एक लेसन कम से कम 4-5 बार पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं परिचित क्रमांक 4। मैं पढ़ती हूँ, आप भी देखिए। देखो, श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि सब तो मिल गया था, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। उसने सब कुछ अपनी गाड़ी में रखा था, फिर भी कुछ न कुछ ढूंढ रही थी। अभी कैंची, ब्रश सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। देखो, अभी कैंची, ब्रश जो ज़रूरी रोज़ की बातें होती वो इतना लिया तो ठीक हुआ ना। इतना नेल कटर रोज लगने वाली चीज़ थोड़ी है। अगर वो नहीं है फिर भी वो घबरा जा रही। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। मैंने अपने लिए एक नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भरे जा रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी। समालोचन मतलब क्या? एक आध किताब होगी, हम पढ़ने के बाद वो कैसी लगती है हमें, वो सही है गलत है, उसमें कुछ कमियां है या कुछ अच्छा ही है, उस एक ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब समालोचन के लिए उनके पास जो किताबें आई थी, जो काम के सिलसिले में वो कर नहीं पा रहे थे, वो वहाँ पे ढूंढ रहे थे। तो अभी क्या, समालोचन के लिए अभी काम, उनको विश्राम ही करना है तो काम लेकर जाना नहीं चाहिए। फिर भी अभी ये लोग ऐसे सोचते कि थोड़ा भी टाइम मिले तो हमारा काम हम निपटा लेंगे, कि फुर्सत में समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली, मतलब 3 किताबें उन्होंने थैली में डाल दी। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी मन में कविता करने की धुन सवार थी। उनकी कई कतरनी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अगर कवि जब कविता करता है तो अपने मन में वो 15-20 दिन वो कविता जो होती है वो मन में रिवाइज करता रहता है, उसको बनाते रहता है, और जहाँ उसको जगह मिले वहाँ पे लिख के रखता है। फिर एक साथ उनको समेट के पिरो के वो कविता बना लेता है। कतरनी इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। देखो, वहाँ भी वो काम लेके जा रहा है तो आराम कैसे होगा? आराम हो ही नहीं सकता है। आखिर कई ऑटोची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँच ले। जाना तो 2 ही दिन था, लेकिन वो भी वहाँ पे काम लेके जा रही है तो बहुत सारे अड़चने, बहुत सारे थैले और बहुत सारा सामान वो लेके जा रही। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे, मतलब वो सपने की दुनिया में खोए रहे। हम समुद्र नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने हमें आकर हम दोनों को ढक दिया, मतलब जोर से एक लहर आई और उनके ऊपर गिर पड़ी। लहर की उस थप्पड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब लहर आई और दोनों को लहरा के, मतलब उनके तन पे आकर से चली गई। तो वो एक झटका सा लगा, और जो उसी किताब, वो जो उनकी बीवी थी, उनको कुछ याद आ गया। अभी वो पूछती, तुम्हें याद है कि बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? उसको याद आया कि बरामदे तो जो खिड़कियाँ थी उसको तुमने बंद किया था या नहीं। मैंने कह उठा, मुझे तो याद नहीं पड़ता। देखो, अभी एक इतनी सी चिंगारी उनकी जो खुशियाँ है उसको किस तरह से तहस नहस कर देती है। तो ये बात सुनकर जो दोनों के दोनों परेशान हो गई। यहाँ तो हमारा परिचय क्रमांक 4 खत्म होगा, उसके अभी प्रश्न उत्तर देख लेते हैं।
देखो परिचित क्रमांक 4 का प्रश्न उत्तर जो है पेज नंबर वर्कबुक का, वर्कबुक अभी खोलिए और वर्कबुक का पेज नंबर है 57, मतलब 57। अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों के क्रमानुसार फिर से लगाइए। ये क्या करने का है, ये आपको ये जो 4 सेंटेंस है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में ढूंढना है, उसको 1 2 3 पे नंबर्स देने के, जैसे जो पहला आएगा उसको पहला, जो दूसरा आएगा उसको दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से, और वो कुछ निकाल के रखने का, ठीक है। तो अभी जो है आगे के क्वेश्चन क्या है, आकृति पूर्ण कीजिए। परिचित में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, मतलब नेचर से, प्राकृतिक नेचर से, एक समुद्र और लहर। उसके बाद जो है एक दो शब्दों में लिखिए, श्रीमती जी क्या ढूंढ रही थी, नेल कटर। और लेखक ने थैले में क्या झोंक दिया था, 3 किताबें समालोचन के लिए लिए थे ना उन्होंने। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, नया, नवीन, अखबार, समाचार पत्र, किताबें, पुस्तकें, समुद्र, जल आदि। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए, चीजें, चीज, कैंची, कैंचिया, कविता, कविताएं, थैले, थैला। उसके बाद सोमत अभिव्यक्ति थे। अभी सोमत अभिव्यक्ति के लिए क्या करना है, सबसे पहले वो जो प्रश्न होता है वो अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसको सोचने के बाद उसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, अपने मन से लिखने होते। सोमत अभिव्यक्ति होती खुद लिखने के होते, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा के दिया है। तो है साहित्य में समालोचन का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। समालोचन मतलब क्या, जैसे कमेंटेटर होते हैं ना, कहाँ पे होते हैं कमेंटेटर, क्रिकेट में। और क्रिकेट में वो क्या करते हैं, गेंद देखते हैं, उसका जो खेल देखते हैं और उसके ऊपर अपनी राय बनाते हैं, नहीं क्या, राय देते हैं, या फिर कुछ अच्छा हुआ, कुछ थोड़ा सा खराब भी है, वो भी वो सॉफ्ट कॉर्नर से बोलते हैं। तो इसे कहते हैं समालोचन। अब ये समालोचन जो होता है ये अभी ये क्या है, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। समालोचन अर्थात किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयोगिता का विवेचन करना। जैसे कि कमेंटेटर जैसे कहता है, इसने छक्का मारा, उसने अच्छे से रन निकाला, उसने ये किया, उसने और अच्छा खेल सकता था, जिस तरह से राय देता रहता है ना, उसी तरह से ये इसी क्रिकेट ही नहीं, किताब होगी, कविता होगी, कोई फिल्म होगी, कुछ भी, एक आध पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी चीज़ का समालोचन किया जा सकता है। समालोचना साहित्य की व्याख्या करती है, उसके गुण दोष बताती है, उसके निर्माण की दिशा निर्धारित करती है। समालोचन के द्वारा साहित्य संबंधी सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया जाता है। यह स्वस्थ मन से साहित्य का कला का अध्ययन करके और उसके सौंदर्य को परखना सिखाती है। मतलब वो जो साहित्य होता है वो किस तरह से, हम अगर किसी साहित्य की हम समालोचना अगर पढ़ लेंगे तो हमें वो साहित्य किस तरह से पढ़ना है अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसके बारे में क्या सोचना है, हम उसकी दिशा जो है ये किसके लिए लिखा है ये भी हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। लेखक अपनी रचना के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, अपने कथकों को पाठकों तक पहुँचने में समर्थ हो सका या नहीं, सफल हुआ है तो किस सीमा तक हुआ है। महत्वपूर्ण है कि लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से जो भी अभिव्यक्त कर रहा हो वह अभिव्यक्ति करने योग्य भी है या नहीं। मूल्य रचनाकार ने रचना की मूर्तिमान किया है, उनका मानव जगत के साथ क्या संबंध है, ऐसे ये जो बातें हैं वो हम समालोचन में हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर परिचित क्रमांक 4 के भी प्रश्न उत्तर हमारे हुए हैं। तो अभी हम जो है वो हम देखते हैं परिचित क्रमांक 3, परिचित क्रमांक 5 देखो वहाँ पे है। परिचित क्रमांक 5 जो है पेज नंबर आपके है 21, आपका 21 पेज नंबर खोलिए। अभी क्या हुआ कि जो बीबी थी उसको याद आ गया कि हमने घर की खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद की या नहीं। अभी ये बात जो है उनके दिमाग में आ गई, अगर वो बंद नहीं हुई और खुली रह गई होगी तो क्या होगा। कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, मतलब वो बहुत डर गई और उसके लगा कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठे पर यह शब्द आए, अब क्या होगा। मतलब उनकी बीवी तो बहुत परेशान थी, उनको लगा कि अब क्या होगा, और अगर खिड़कियाँ खुली रही होगी तो घर का क्या होगा, चोर अंदर आ जाएगा, बहुत सारी चोरी कर देगा। और ये ख्याल जो है उनके
उनको ये जो विश्राम है वो करने नहीं देने वाला था। ये सोचकर उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूही पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक करता रहा, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अभी देखो वो चटखनियाँ लगाने के लिए, वो खिड़की बंद है देखने के लिए फिर से वो घर पे आए और वो एकदम ज़ोर से आए और ज़ोर से फिर वो जुहू चले आए। उसके बाद अंदर आकर देखा, मतलब जिस रफ्तार से वो जुहू गए थे और वो झट से वो वहाँ से आ गए और अंदर आकर देखा तो खिड़की की चटनियाँ बदस्तूर लगी थी, मतलब ठीक से लगी हुई थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ती थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। मतलब इस खिड़की के कारण उन दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुझे याद आ रहा है कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, देखो पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही ये विश्वास पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है तो वो पूर्ण भयावह हो जाता है। भयावह मतलब डरावना हो जाता है। तो उनका जो पूर्ण विश्राम था वो तो ठीक से हो नहीं पाया। मनुष्य की चिंताएं जो होती है, टेंशन जो होती है, जो हमें ये पूर्ण विश्राम करने नहीं देती है। तो यही बात लेखक भी हमें समझाना चाहता है कि अगर पूर्ण विश्राम करना है तो हमारे टेंशन, हमारी परेशानी, हमारे जो काम धाम है वह सब कुछ छोड़ देने चाहिए और सिर्फ अपने आनंद के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम उसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखो वहाँ पे प्रश्न उत्तर, अभी वर्कबुक पे जाएंगे और वर्कबुक का पेज नंबर है 58 जो है परिच्छेद क्रमांक 4, 58 परिच्छेद क्रमांक 5। कृति नंबर 1 जो है, जिस शब्द के साथ पूर्ण लग गया था वो ये हो जाता है। पूर्ण भयावह लास्ट में है। हाँ, हमने अभी देखा। मैंने तेजी से यह चलाई क्या मोटर। विधानों के सामने सही गलत लिखिए। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। सही। अंदर जाकर देखो खिड़की की चटनियाँ खुली हुई थी नहीं। गलत, इसके लिए ये गलत। उसके आगे का क्वेश्चन जो है पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए। और अगर खिड़कियाँ खुली रहेगी तो घर का क्या होगा। ये लेखक की बीवी को परेशानी हो रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने के लिए जूही पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी, क्योंकि घर की खिड़कियों की चटखनियाँ लगी या नहीं ये देखने के लिए वे फिर वापस आए थे। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाए। रंगीत, चिंता चिंतित, समुद्र समुद्री, विश्वास विश्वसनीय। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द लिखिए। शब्द युग्म मतलब क्या, जिनके बीच में छोटा सा डैश होता है। हाँ, शब्द योजक चिन्ह वाले शब्द कहते ठीक ठीक, धक धक। उसके बाद है क्या है, सोमत अभिव्यक्ति। सोमत अभिव्यक्ति, चिता समान विषय पर अपने विचार लिखिए। कहा गया चिता और चिंता, इसमें एकदम थोड़ा सा फर्क है, अनुस्वार का फर्क है। चिंता मतलब टेंशन और चिता मतलब जिसको आदमी मरने के बाद उसको जलाया जाता है, वो अग्नि जो होती है उससे कहते हैं चिता। तो चिंता जो होती है, अग्नि मनुष्य जो होता है चिता में जलता है, मतलब उसकी बॉडी जलती है, लेकिन चिंता में पूरा मनुष्य अपना मन के साथ जलता है। तो यहाँ पे देखो कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता चिता के समान होती है। चिंता मन का एक बड़ा विकार है। टेंशन मतलब एक बीमारी है। जब मनुष्य की चिंता रूपी रोग लग जाता है तो वह धीमे जहर की भांति उससे खोखला कर देता है। हार्ट अटैक जो होता है वो उस चिंता के कारण होता है। चिंता आदमी को एक ही बार जलाती है, परंतु चिंता बार बार जलाती है। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। वह सदैव भयंकर हानि का डर उसे लगा रहता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। दूसरे के प्रति उसके मन में संदेह बन जाता है, डाउट बनता है। कभी अगर कोई इंसान अगर उसे से मीठी बोले ना तो भी लगता है अरे इसका कुछ फ़ायदा होगा, इसके लिए मुझसे मीठा बोल रहा है या अच्छा बोल रहा है। तो उसके मन में हमेशा डाउट होता है कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई और साजिश कर रहा है। उसका ऐसा डर भी लगा रहता है। इसके लिए चिंता को मनुष्य को अपनाना नहीं चाहिए, उससे छोड़ देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने ही मित्रों परिजनों के कार्यों और कथनों का उल्टा अर्थ भी लगा देता है। उसमें आवश्यकता से अधिक
झुंझलाने की आदत हो जाती, चिढ़ जाता है वो। ऐसी स्थिति में उसके साथ अन्य लोगों का उठना बैठना कठिन हो जाता है। चिंता करने से बड़ी जल्दी थकान हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर और मन दोनों थक गए हैं। इसके लिए मैंने अभी कहा कि चिंता नहीं करनी है। चिंता में इंसान जो एक बार जलता है, लेकिन चिंता में हर रोज़ जलता है। तो चिंता जो होती है, इसके लिए चिंता जो होती है चिता समान होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सिर्फ इसके जो है ग्रामर और कंपोजिशन जो है वो हम अगले सेशन में लेने वाले। और अपना वर्क जो है अपने इन टाइम कीजिए और पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आज के दिन इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के बाय, हैव अ गुड डे।